नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति बुक का नाम है, याद रखिएगा और चैप्टर 2 है ये, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो यहाँ पे मैं आप सभी को चैप्टर बताने से पहले बता दूं कि ये क्या है कि इससे पहले का जो चैप्टर है वो हमारा है शीत युद्ध का दौर। हालांकि इस बार के सिलेबस में इस बार के नहीं पिछले बार के सिलेबस से ही शीत युद्ध का अंत जो है उसे हटा दिया गया है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि जो शीत युद्ध का दौर है उसे पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आपको दो ध्रुवीयता का अंत जो चैप्टर है वो सही तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आप एग्जाम के लिए सिर्फ रट्टा मारना चाहते हैं तो आप दो ध्रुवीयता के अंत को रट्टा मार के पढ़ सकते हैं, आप शायद एग्जाम में पास भी हो जाएंगे, लेकिन ये आपके फ्यूचर के लिए सही नहीं होगा। आपको सबसे पहले शीत युद्ध के अंत को पढ़ना जरूरी है और सही तरीके से पढ़ना जरूरी है, तभी आप दो ध्रुवीयता के अंत को समझ पाएंगे। इस कारण से मैंने सबसे पहला वीडियो शीत युद्ध के दौर का वीडियो बना दिया है और वो चैनल पे आ भी चुका है। यदि आप डायरेक्टली आज दो ध्रुवीयता के अंत के वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरे इच्छा अनुसार आपको एक बार उस वीडियो को भी देखना चाहिए जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो आइए शुरुआत करते हैं दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में। दो ध्रुवीयता के अंत को समझ लेते हैं। हमने इसे पहले वाले चैप्टर में शीत युद्ध के दौर में पढ़ा था कि पूरा विश्व जो है वो कैसे दो अलग अलग ध्रुव में बट गया था। ध्रुव का मतलब होता है जमीन, जमीन का मतलब होता है स्थान, मतलब दो अलग अलग स्थानों में बट गया था। कौन कौन से ऐसे स्थान थे जो दो अलग अलग ध्रुवों में बट गए थे? तो वो यूरोप के ही दो महाशक्ति थी। कौन सी? एक यूएसए और एक यूएसएसआर। मतलब एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत संघ रूस था। ये दोनों महाशक्ति थी, दोनों परमाणु बम से लैस थे और दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए तत्पर थे, लेकिन टकरा कोई नहीं रहा था, क्योंकि मैंने शीत युद्ध के दौर में आपको समझाया था। शीत युद्ध ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसी भावना होती है, डर बना रहता है, दहशत का माहौल रहता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध होता नहीं है। यही तो हमारा शीत युद्ध था। लेकिन इस जुबानी लड़ाई में, ये राजनीतिक लड़ाई में, इस तरह के कूटनीतिक लड़ाई में ये दोनों जो महाशक्ति थी वो दो अलग अलग भागों में बट गया था। तो आज का जो हमारा चैप्टर है ना वो यही कह रहा है कि दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। अब देखिए, अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, मेन मेन टॉपिक उसको देख लीजिए। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हमें दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ना है और दो ध्रुवीय विश्व के बारे में पढ़ना है। दो ध्रुवीयता में जैसे कि अमेरिका महाशक्ति कब बना ये पढ़ना है, प्रथम महाशक्ति कौन था, पांच महाशक्ति कौन कौन सी है, शक्ति का मतलब क्या होता है, चीन का उदय कब हुआ, शीत युद्ध की प्रमुख विशेषता, वही बात है कोल्ड वार की प्रमुख विशेषता, शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, प्रभुत्व का अभिप्राय क्या है, मतलब कि अपने शक्ति प्रदर्शन का, प्रभुत्व का मतलब होता है अपना शक्ति प्रदर्शन करना, इसका अभिप्राय क्या है। इसके साथ साथ दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ और गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है ये 5 नंबर के लिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी आई रहेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये प्रश्न गुट निरपेक्ष आंदोलन इस बार आएगा ही आएगा। तो इन सारे टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता के अंत में जो सबसे पहला पॉइंट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है बर्लिन की दीवार। अभी हमने पहले वाले चैप्टर में शीत युद्ध के अंदर देखा था, जर्मनी के अंदर भी खटपट देखा था, लड़ाई झगड़े देखे थे, छोटे मोटे युद्ध भी देखे थे, लेकिन बर्लिन के दीवार के बारे में हमने उस चैप्टर में कोई चर्चा नहीं किया था। तो दो ध्रुवीयता के अंत में सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो है बर्लिन वॉल, मतलब बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी खेमों के बीच विभाजन का निशानी था। विभाजन कहने का मतलब होता है बंटवारा। बर्लिन जो था ना, बर्लिन एक शहर का नाम है जो कहाँ है, जर्मनी के अंदर है। आप बर्लिन की दीवार का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि बर्लिन जो है वो दीवार का नाम है, नहीं, बर्लिन जो है वो जर्मनी के अंदर के एक शहर का नाम है जहां पे एक वॉल खड़ा किया गया था, एक पार्टीशन खड़ा किया गया था, एक दीवार खड़ा किया गया था, जो कि दो अलग अलग जगहों को अलग अलग भागों में विभाजित कर रही थी। यूरोप जो है वो महाद्वीप में, जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन है। यूरोप में जो महाद्वीप में जर्मनी है, जर्मनी जो देश है इसकी राजधानी का नाम क्या है, बर्लिन है, और बर्लिन के अंदर ये दीवार थी। शीत युद्ध के प्रतीक 1961 में बनी बर्लिन की दीवार को 9 नवंबर
1989 को जनता ने तोड़ दिया था। यह 28 वर्ष तक खड़ी रही और यह 150 किलोमीटर तक लंबी थी। ध्यान से समझिएगा कि बर्लिन जो है वो जर्मनी के राजधानी का नाम है, जिसके बीचों बीच 150 किलोमीटर लंबी एक दीवार खड़ी की गई थी और ये लगभग लगभग पूरे बर्लिन में दो विश्वों को अलग अलग भागों में विभाजित कर रहा था और कंटिन्यू 28 वर्ष तक इस दीवार को वहां पे रखा गया था। ये शीत युद्ध के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। 1961 में बना था, ये 1961 में बना था और ये टूटा कब? तो ये टूटा 9 नवंबर 1989 को। मतलब इस बीच में टोटल 28 साल होते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बर्लिन की दीवार कितने समय तक खड़ी रही, तो आप बताएंगे 28 वर्ष तक। कितना लंबा था? तो आप बताएंगे 150 किलोमीटर लंबा था। कब टूटा ये बर्लिन का दीवार? तो आप बताएंगे 9 नवंबर 1989 को टूटा। और कब बना? तो ये 1961 में बना। तो ये सारी चीजें बर्लिन के दीवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट हमारा कहता है सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि यूएसए और यूएसएसआर में काफी अंतर है। ये बात को ध्यान से याद रखिएगा। यूएसए का मतलब है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और यूएसएसआर का मतलब है सोवियत संघ रूस। तो यहाँ पे हम सोवियत संघ रूस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 1917 में क्या हुआ? रूसी वेल्सविक क्रांति हुई थी। ये हमने क्लास 9th में भी रूसी क्रांति में पढ़ा था, जिसमें पहले चैप्टर में हमने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था जो 1789 में हुआ। वेल्सविक क्रांति 1917 में हुआ। तो ये क्रांतियां ऑलरेडी हमने पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th में पढ़ रखा है। आप लोगों को पहले के सिलेबस में पढ़ी चीजों को भी याद रखना काफी जरूरी है। तो देखिए 1917 में रूसी वाल्सेविक क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ जो था गणराज्य, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं, ये अस्तित्व में आया था। अभी हम इस सोवियत संघ के विघटन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी हम सोवियत संघ के बनने की ही बात कर रहे हैं, जो कब बना था? 1917 में, जब यहाँ पे वेल्सविक क्रांति हुई थी, जब यहाँ पे लोगों ने, जनता ने राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाया था, जब यहाँ के जनता ने यहाँ के निरंकुश शासक के खिलाफ आवाज उठाया था, उसके बाद ही यहाँ पे सोवियत संघ जो है वो अस्तित्व में आया, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ कहने का क्या मतलब है? सोवियत के अंदर संघ मतलब कि कई सारे देशों का इसके अंदर जमावड़ा था। ये कई सारे अलग अलग देशों से मिलकर बना हुआ था। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे। गणराज्य का मतलब होता है देश। 15 अलग अलग देशों के साथ मिलकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ, अर्थात 15 अलग अलग देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण किया गया। याद रखिएगा, सोवियत संघ ऐसे नहीं है। ऐसे अगर हम देश का नाम लेंगे तो हम सिर्फ रूस का नाम लेंगे, क्योंकि रूस एक देश है। लेकिन जैसे ही हम सोवियत संघ रूस की बात करते हैं ना, तो सोवियत संघ रूस का नाम लेते ही उसके अंदर 15 देश का नाम आ जाता है, गणराज्य का नाम आ जाता है, कंट्री का नाम आ जाता है। इन 15 कंट्री के साथ मिलके ही सोवियत के संघ का निर्माण होता है, एक ग्रुप का निर्माण होता है। सोवियत संघ का निर्माण गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। अगर हम बात करेंगे यूएसएसआर की, तो ये क्यों बनाया गया? ये वहां के गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। मतलब वहां पे जो पुअर पीपल थे ना, जो बहुत ही दलित थे, दलित तो हमारे भारत में होता है, ये जाति बिरादी, ये हमारे भारत का लोचा लफाड़ा है। हमारे बाहर के देशों में ना गरीब होते हैं, पुअरिटी होती है। तो वो जो गरीब लोग थे ना, उनको ध्यान में रखते हुए यूएसएसआर का निर्माण किया गया था। इसे समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा के अनुसार बनाया गया था। मैंने आपको पहले चैप्टर शीत युद्ध में बताया था कि जो दो महाशक्ति थी, यूएसएसआर और यूएसए, तो यूएसए क्या चाहता था? निजीवाद चाहता था, प्राइवेटीकरण चाहता था। लेकिन यूएसएसआर क्या चाहता था? साम्यवादी विचारधारा चाहता था, समाजवादी विचारधारा चाहता था। तो यहाँ पे जब यूएसएसआर कोई काम करेगा तो वो अपने विचारधारा के हिसाब से करेगा ना, तो वो साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा थी, क्योंकि पूंजीवादी के खिलाफ था कौन? रूस। तो यूएसए में यूएसएसआर में साम्यवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन 15 गणराज्यों के साथ मिलकर गरीबों के हितों को लेके एक संघ बनाया, जिसका नाम रखा सोवियत संघ रूस।
अब हम सोवियत संघ यूएसएसआर के अंदर जो 15 गणराज्य थे, जो 15 देश थे, उनके बारे में जान लेते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आगे अगर आप कॉलेज वगैरह में आते हो पॉलिटिकल साइंस में, तो थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फाइनल ईयर में आपको इन 15 गणराज्य के बारे में चैप्टर में पढ़ने हैं। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। जो पहला देश था वो तो खुद रूस था, ये तो मुखिया देश था। रूस जो था वो मुखिया था। यूक्रेन था, जॉर्जिया था, बेलारूस था, उज्बेकिस्तान था, आर्मेनिया था, अजरबैजान था, काजिकिस्तान था, किर्गिस्तान था, मांडोवा था, तुर्कमेनिस्तान था, ताजिकिस्तान था, लताविया था, लिथुनिया था और एस्टोनिया था। ये 15 देशों के साथ मिलके ही यूएसएसआर का निर्माण हुआ था। ये सभी कोई राज्य नहीं है, ये सभी देश हैं। इन सभी के देश जो थे वो ग्रुप बना के किसका निर्माण किए थे? यूएसएसआर का, जिसे हम हिंदी में सोवियत संघ रूस कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है सोवियत प्रणाली। सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, सोवियत प्रणाली के बारे में भी जान लेते हैं। रूस में हुई 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी, जिसे हम समाजवादी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो ये बाद में समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण हुआ। ध्यान से समझिएगा, 1917 में जब रूस के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई, तो इस क्रांति के बाद वहां पे क्या हुआ? समाजवादी सोवियत गणराज्य का निर्माण हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था? एक समान अधिकार वाले समाज की स्थापना करना। मतलब रूस के अंदर जितने भी लोग होंगे उनको एक समान अधिकार प्राप्त होगा, समानता का अधिकार प्राप्त होगा। ये अगर याद होगा आपको, तो आपने फ्रांस की क्रांति में भी ये सारी चीजें पढ़ी थी कि बंधुत्व और भाईचारे के हिसाब से उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण करने का सोचा था। तो सेम कंडीशन यहां भी है कि आपको यहाँ के जो लोग थे सोवियत संघ के, उन्होंने कहा कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, समाज की स्थापना करना है। इस समाज में पूंजीवाद एवं निजी संपत्ति का अंत करके समानता की बुनियाद पर एक नए समाज की रचना करना था। मतलब पहले से जो समाज में पूंजीवाद व्यवस्था थी, जो अमेरिका के विचारधारा के हिसाब से चल रहा था, उसका अंत किया गया, उसको समाप्त किया गया और साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के हिसाब से इन राष्ट्रों का निर्माण किया गया, सोवियत संघ गणराज्य का निर्माण किया गया। इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? सोवियत प्रणाली कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सोवियत प्रणाली क्या है, तो आप बताएंगे 1917 के बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस के अंदर सोवियत गणराज्य का निर्माण हुआ और इसका काम था कि उस समय के समाज में रहने वाले सभी लोगों को एक समान अधिकार देना और वहां पे जो पहले से पूंजीवादी विचारधारा थी उसको समाप्त करके साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा को लागू करना। इसी प्रणाली को हम सोवियत प्रणाली कहते हैं। अब हम बात करेंगे सोवियत प्रणाली की विशेषता के बारे में, खूबियों के बारे में कि क्या था सोवियत प्रणाली की विशेषता। क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे सोवियत प्रणाली के बारे में पढ़ा था ना, तो अब ये प्रणाली का जो निर्माण हुआ तो इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, क्या क्या इसके अंदर खूबियां थी। तो सोवियत प्रणाली जो था ना, वो पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों को प्रेरित करता था। मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था तो क्या था, वो मैंने आपको शीत युद्ध के दौरान बताया था, जिसमें सरकार का आधिपत्य नहीं होता, उसमें प्राइवेट लोगों का अधिकार होता है, लोग निजी संपत्ति रखते हैं, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, तो उसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। तो जब सोवियत प्रणाली की निर्माण की गई तो उसके बाद इस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त किया गया, इसका विरोध किया गया और समाजवाद और साम्यवाद के आदर्शों के हिसाब से फिर सोवियत प्रणाली को चलाया गया। दूसरा था, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी। पहले से सोचा समझा कि कैसे हमें पैसा कहां खर्च करने हैं, कहां सड़क बनाने हैं, कहां स्कूल बनाने हैं, कहां कॉलेज बनाने हैं, कैसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को सही करना है, ये उन्होंने नियोजित कर लिया था, पहले से सब कुछ सेट करके रखा था। तीसरा है, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। एक ही पार्टी थी, एक ही राजनीतिक पार्टी थी, उसका नाम था कम्युनिस्ट, और उसी पार्टी का दबदबा पूरे सोवियत प्रणाली पे था। अगला पॉइंट कहता है न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी न होना। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार है, तो उसे राशन पैसे दिए जाते थे। न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा, बेरोजगारी न होना को ध्यान में रखा गया था। बेरोजगारी था ही नहीं, मतलब सबको काम मिलता था, कुछ ना कुछ काम सबको मिलता था, और किसी हालत में या किसी कारण से किसी व्यक्ति को कोई काम नहीं मिला, अगर वो बेरोजगार रह गया तो सरकार उसकी मदद करता था। ये इसकी खूबियों में था। इसके बाद है उन्नत संचार प्रणाली थी। अच्छे सड़क थे, अच्छे परिवहन की सुविधा थी, अच्छे संचार की सुविधा थी, अच्छे आवाजाही की सुविधा थी, जिससे व्यापार जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से हो रहा था। इसके अलावा
इसके अलावा है हमारा मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व। मिल्कियत, मिल्कियत का मतलब होता है मालिकाना, हम किस चीज के मालिक है, तो इस पे सरकार का आधिपत्य था। प्राइवेट लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं था, निजी संपत्ति के विरोधी थे वो लोग, इसीलिए हर चीज पे सरकार का हक हुआ करता था। इसके अलावा उत्पाद के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था। उत्पाद के साधनों कहने का मतलब है जो भी प्रोडक्ट बनते थे उस देश में, जो भी चीजों का निर्माण होता था, उस पे राज्य का नियंत्रण हुआ करता था, मतलब देश का नियंत्रण हुआ करता था, मतलब सरकार का नियंत्रण हुआ करता था। तो ये सारी जो बातें हैं ना, वो खूबियां हैं सोवियत संघ की विशेषता में, मतलब सोवियत प्रणाली की विशेषता के रूप में ये सारी विशेषताएं आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। हम बात करेंगे दूसरी दुनिया के देश के बारे में। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे पूरी जो विश्व थे उस समय, जो यूरोप के खासकर दो महाशक्ति, वो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में बट गया था। तो दूसरी दुनिया के अगर देश की बात कर ले, तो पूर्वी यूरोप के देशों में जो समाजवादी प्रणाली को तर्ज पर ढाला गया था, पूर्वी, याद रखिएगा, जो मतलब यूएसएसआर के साइड थे, इन्हें ही हम समाजवादी खेमे में देश का दूसरी दुनिया कहते हैं। तो ये दूसरी दुनिया के देश थे जिसमें मोस्टली यूएसएसआर के और उसके सपोर्ट के देश आया करते थे। अब आगे के टॉपिक में हमें देखना है कि साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था मतलब यूएसएसआर और पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था मतलब यूएसए, इनके अर्थव्यवस्था में अंतर क्या था? तो ये भी वीवीआई प्रश्न रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अमेरिका के अर्थव्यवस्था में क्या अंतर था, तो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपको एक तरफ सोवियत अर्थव्यवस्था बताया गया है, मतलब यूएसएसआर है, और दूसरी तरफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, मतलब यूएसए है। तो ये दोनों तरफ जो अर्थव्यवस्था है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। सोवियत अर्थव्यवस्था में क्या था? तो राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण होता था, मतलब पूरे, मतलब देश पे वहां की सरकार का हुकूमत हुआ करता था। लेकिन दूसरी तरफ अगर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को देख ले, अर्थात अमेरिका को देख ले, तो राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होता था, सरकार का ज्यादा हस्तक्षेप होता ही नहीं था। सोवियत अर्थव्यवस्था में दूसरा पॉइंट कहता है योजना के अनुसार अर्थव्यवस्था होती थी, जितने भी बजट होते थे, बजट के हिसाब से यहाँ पे अर्थव्यवस्था बनाई जाती थी। और अमेरिका में स्वतंत्र आर्थिक प्रतियोगिता पर आधारित होता था, कंपटीशन होता था, बोलियां लगती थी, उसके हिसाब से यहाँ के बजट का निर्माण होता था। तीसरा है सोवियत अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं होता है। व्यक्तिगत पूंजी का मतलब होता है निजीकरण, सेल्फ वाला, मतलब हम प्राइवेटीकरण की बात कर रहे हैं। वहीं पे अमेरिका में व्यक्तिगत पूंजी का बहुत महत्व होता है, मतलब लोग प्राइवेट चीजों में ज्यादा बिलीव करते हैं। सोवियत वाले में फिर चौथा पॉइंट है, वो कहता है समाजवादी आदर्शों से प्रेरित था, क्योंकि यहाँ का विचारधारा जो था वो समाजवादी और साम्यवादी था। तो अब यहाँ पे समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर यूएसए की बात कर लें, तो यहाँ पे अधिकतम लाभ इंपॉर्टेंट था, पूंजीवादी सिद्धांत का होता था, मतलब ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना। इसके अलावा सोवियत अर्थव्यवस्था में जो पांचवा पॉइंट है, वो कह रहा है उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता था। उत्पादन के साधनों पर मतलब जितने भी प्रोडक्ट, जितने भी चीजों का निर्माण होता था, उस पे राज्य अर्थात सरकार का अधिकार होता था। अमेरिका अर्थव्यवस्था में मतलब पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण होता था, प्राइवेट लोगों का नियंत्रण होता था। तो ये सारी चीजें सोवियत अर्थव्यवस्था और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर। अब हम बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में। देखिए 1980 के दशक में, ये 1980 की बात है, इसके दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। राजनीतिक सुधार कहने का मतलब है जो स्थिति इससे पहले चल रही थी वहां पे, उसमें उन्होंने सुधार किया। और लोकतंत्रीकरण का क्या मतलब होता है कि जनता के द्वारा किया जाने वाले शासन पद्धति को अपनाया। उन्होंने पुनर्रचना, पुनर्रचना मतलब फिर से पूरे जगह को दोबारा बनाया, खुलापन लाया और आर्थिक सुधार लागू किए, मतलब बहुत तरह के सुधारों को वहां पे उन्होंने लागू किया। ये मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में था। अगला पॉइंट है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा। देखिए अभी तक हमने सोवियत संघ के बारे में पढ़ा, सोवियत संघ की विशेषता के बारे में पढ़ा, सोवियत संघ के अंदर कितने देश थे उसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि इसकी घोषणा कब हुई, सोवियत संघ अब समाप्त हो रहा है। तो ये हमने शीत युद्ध में चैप्टर में भी पढ़ा था कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। विघटन कहने का क्या मतलब है? उसका समाप्ति होना, खत्म हो जाना। विघटन मतलब खत्म हो जाना। 1991 की बात है, बोरिस येल्तसिन नाम है ये, बोरिस येल्तसिन के नेतृत्व में
इसी के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों ने तथा यूक्रेन, रूस, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। इन्होंने 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में, इनके अगुवाई में, किसने, कौन कौन सा देश था, तो रूस था, यूक्रेन था, बेलारूस था, इन्होंने क्या कहा कि सोवियत संघ अब समाप्त हो चुका है, सोवियत संघ खत्म हो चुका है। सीआईएस, सीआईएस मतलब स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बना। इसके बाद क्या बना, 15 जो नए देशों का उदय हुआ, इसे ही हम सीआईएस कहते हैं। अब सोवियत संघ के अंदर कितने देश थे, 15 देश थे ना। उन 15 देश के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ये जो 15 देश हैं, जिसमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी 15 देश हैं, ये सोवियत संघ से टूट के फिर क्या हुआ, एक अलग अलग देश बन गए, एक अलग अलग स्वतंत्र कंट्री बन गए। इनका यहाँ पे 15 अलग अलग देशों का उदय हुआ। अगर वर्तमान समय में आप देखोगे तो आप देखोगे कि ये 15 के 15 स्वतंत्र देश के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे कि बेलारूस है, देश है, यूक्रेन है, देश है, तो पोलैंड है, देश है। ये सभी चीजें अलग अलग होकर खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित कर दिया। अगला टॉपिक हमारा कहता है सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां। तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की क्या कमियां थी, किस कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसमें कम्युनिस्ट शासन की कमियां थी। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था आपको कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ उस सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा था, कम्युनिस्ट जो चाहता था वही करता था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। ध्यान से याद रखिएगा, सोवियत संघ पर, मतलब ये जो संघ का निर्माण हुआ, इस पे कम्युनिस्ट पार्टी ने टोटल 70 साल तक अपना शासन किया था। और यह पार्टी अब जनता के जवाबदेह नहीं रह गई थी। मतलब ये जनता के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा था, जनता की बातों को नहीं सुन रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहा था, निरंकुश शासन की तरह काम कर रहा था। किसी के परेशानी को नहीं समझ रहा था, किसी के समस्या को नहीं समाधान दे रहा था। तो इसी कारण से यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की कमियों के कारण से आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब हम जो बात अभी कर रहे थे सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां, उसे पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि क्या क्या कमियां थी, किस किस तरह की परेशानियां थी कम्युनिस्ट पार्टी में। तो सबसे पहला तो है, कम्युनिस्ट शासन में सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से धीमी गति से कार्य कर रहा था, मतलब बहुत स्लो स्लो। कम्युनिस्ट शासन में क्या हुआ कि सोवियत संघ आगे बढ़ ही नहीं रहा था, वो उसका जो ग्रोथ था, उसका जो बढ़ोतरी था, वो रुक गया था। राजनीतिक रूप से बहुत धीमी गति से काम कर रहा था, किसी भी चीज को बड़े ही स्लो मोशन में काम करना। यहाँ भारी भ्रष्टाचार था, करप्शन था, लूट खसोट था, शासन व्यवस्था गलतियों को सुधारने में असफल थी। और जो गलतियां ये कर रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, उसे सुधारने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे, वो गलतियां पे गलतियां किए जा रहे थे। इसके बाद है, विशाल देश में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी। विशाल देश में मतलब इतने बड़े देश में सिर्फ और सिर्फ रूस का ही दबदबा था। सत्ता का बागडोर खिसकता जा रहा था, जो शासन वहां पे चल रहा था, इसका बागडोर खिसकता जा रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ तानाशाह प्रकृति के नेता भी थे। जो कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ पर हुकूमत कर रहा था, उसमें कुछ ऐसे नेता भी थे जो तानाशाह थे। तानाशाह कहने का मतलब है कि वो अपने शासन प्रणाली को चलाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे नेता जो अपने आगे किसी को समझ ही नहीं रहे थे। वो कहते थे कि जो मैंने कह दिया वही होगा, जो हमने कह दिया वही। भ्रष्टाचार भी करते थे, लूट खसोट भी करते थे, पैसे का भी घपलाबाजी करते थे, आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते थे, तानाशाह थे। मतलब अपने आप को निरंकुश शासक की तरह लेके चलते थे। अब जनता से अगर आप मतलब नहीं रखोगे तो क्या आपकी सरकार चल पाएगी? नहीं चलेगी ना। तो ऐसे ही इनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी की शासन थी वहां पे समाप्त हो गई। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिला हुआ था। जो पार्टी के नागरिक थे, जो उस झंडा उसका लेके चलते थे, उसको अधिक स्वायत्ता मिली हुई थी, अधिक उसको फैसिलिटी मिली हुई थी, जिससे जो आम लोग थे ना, वो नाखुश थे। वो कहते हैं कि जब हमारे देश में समानता का अधिकार है, जब कहा गया है कि सभी लोग एक समान है, तो फिर ये अलग से अधिकारिक क्यों दिया गया है, अधिकार क्यों दिया गया है। अगला टॉपिक हमारा कहता है सोवियत संघ का विघटन के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण सोवियत संघ के ये 15 देश अलग हो गए,
टूट गए, खत्म हो गए। सोवियत संघ बिल्कुल बिखर गया और इससे बिखर के निकलने वाले सभी देश एक अलग-अलग देश के रूप में जाना जाने लगा। तो देखिए सोवियत संघ के अगर विघटन के कारण की अगर बात कर लें तो सोवियत संघ के विघटन के कई सारे कारण थे, जिसमें यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। सबसे पहला कारण तो हमारा था नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक इच्छाओं का पूरा न होना। जो सोवियत संघ के देश के अंदर जितने भी नागरिक थे ना, इनकी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही थी। इनके इच्छाओं को पूरा न होने का कारण है कि वहां पे जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी ना, वो इनकी समस्याओं का समाधान दे ही नहीं रहा था। करप्शन बहुत ज्यादा था। करप्शन के साथ साथ वहां पे लोगों की जो दैनिक हालत थी वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो कहता है सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का दबदबा। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का दबदबा कहने का मतलब है कि जितने भी सोवियत प्रणाली के लोग थे उस पे सोवियत संघ के ऑफिसर सभी अपना दबदबा बना रखा था। सोवियत संघ के जो लोग थे वो उसके ऊपर हावी हो रखे थे, जनता को परेशान कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी का बुरा शासन था। जो वहां का मेन पार्टी था कम्युनिस्ट, वो बहुत ही निरंकुश तरीके से शासन कर रहा था, बहुत ही बुरे तरीके से शासन कर रहा था। इसके अलावा सोवियत संघ ने अपना पैसा और संसाधन जो है वो पूर्वी यूरोप के देशों में लगा दिया। मतलब कि अमेरिका से टक्कर लेने के लिए, अमेरिका के सामने अपना वर्चस्व जमाने के लिए इसने वहां पे बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, हथियार खरीद लिए और इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने के कारण वो उसमें अपना नुकसान कर रहा था और जो देश की हालत थी वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। लोगों को गलत जानकारी दिया जा रहा था। वहां के जो आम लोग थे उनको गलत जानकारी दिया जा रहा था कि सोवियत संघ जो है वो क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, सोवियत संघ ग्रोथ कर रहा है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियारों पर करना। जितने भी रिसोर्सेज थे उस समय सोवियत संघ के पास, जितने भी पैसे थे, वो ज्यादा से ज्यादा किस चीज पे उपयोग करता था? अपने परमाणु हथियार पे, अपने गन बनाने में, वेपन बनाने में, परमाणु हथियार बनाने में, गोला बनाने में, बारूद बनाने में, इन सभी चीजों पर वो ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज खर्च कर रहा था। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में पश्चिम के मुकाबले पीछे रहना। पश्चिम कहने का मतलब है अमेरिका। अमेरिका से जुड़े जितने भी देश थे ना, उनसे ये टेक्नोलॉजी में पीछे था। टेक्नोलॉजी में पीछे होने के कारण इसका जो सोवियत संघ है वो धीरे धीरे टूटता गया। रूस की प्रमुख था। अब देखिए कि सोवियत संघ में तो कई सारे देश थे ना, 15 देशों को मिलकर सोवियत संघ बनाया गया था। इसके बावजूद भी पूरे 15 देशों में सबसे ज्यादा कोई प्रमुख देश था तो वो रूस था। रूस की वहां पे ज्यादा चलती थी। रूस के लोग जो थे वो वहां पे अपना ज्यादा वर्चस्व दिखाते थे। इससे ना वो 15 देश, जो 14 देश बच गए थे, वो नाखुश थे कि रूस की ही दादागिरी क्यों चलेगी। अब एक गांव में मान लो कि कई सारे लोग रहते हैं, उसमें एक ही आदमी जो चाहेगा वो करेगा, तो इससे बाकी लोग तो नाखुश हो जाएंगे ना। गोर्बाचेव द्वारा दिए गए सुधारों का विरोध करना। जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने जिन प्रकारों के सुधार की पहल की थी उसका विरोध होने लगा था। अर्थव्यवस्था जो थी वो धीमी हो गई थी। उपभोक्ता के वस्तुओं की कमी हो गई थी। जो डेली की चीजें थी, जो जरूरत की चीजें थी, वो धीरे धीरे कम होने लगा था। राष्ट्रवादी भावना और स्वतंत्रता की इच्छाओं की मांग। लोगों ने कहा कि हमें राष्ट्र के हिसाब से चलना है, हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। सोवियत प्रणाली में सत्तावादी पार्टी को जनता के प्रति जवाबदेही नहीं होना। सोवियत प्रणाली में जितने भी पार्टी थे ना, जितने भी राजनीतिक पार्टी थे, वो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, जनता के लिए काम नहीं कर रहे थे, जनता के बातों को नहीं सुन रहे थे, जनता के समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे थे। इस कारण से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोवियत संघ जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से टूट गया था। सोवियत संघ के विघटन के कारण में आपको इन सभी पॉइंटों को लिखना है। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इसके परिणाम क्या हुए, इसके रिजल्ट क्या हुए, इसके क्या क्या चीजों को देखा गया जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो शीत युद्ध का जो संघर्ष था वो समाप्त हो गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो शीत युद्ध चल रहा था उसका संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि 1945 से लेके 1991 तक तो शीत युद्ध का दौर था। तो ये यहाँ पे समाप्त हो गया। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरी दुनिया का पतन हो गया। दूसरी दुनिया कहने का मतलब है यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस का यहाँ पे
पतन हो गया, वो खत्म हो गया क्योंकि विघटन हो गया था ना। तीसरा पॉइंट है एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व का उदय हो गया। पहले तो दो महाशक्ति जो आपस में लड़ रहे थे, एक तरफ यूएस था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर की समाप्ति होने के बाद इकलौता शक्ति कौन बच गया? यूएस बच गया। इसका वर्चस्व पूरे दुनिया में आ गया। इसके बाद हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। जो पहले हथियार रखने के लिए अमेरिका भी बहुत ज्यादा हथियार जमा करने लगा था, संघ भी हथियार जमा करने लगा था, तो ये सब समाप्त हो गया और सोवियत संघ के टूटने के बाद जो 15 नए देश थे वो निर्माण हुए। 15 नए देशों का यहाँ पे निर्माण हुआ। इसके अलावा विश्व बैंक जो था, विश्व बैंक की अगर बात कर लें तो विश्व बैंक मतलब जो वर्ल्ड बैंक होता है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्था ताकतवर देशों का सलाहकार बन गया। जितने भी बड़े बड़े संगठन थे ना, वो एक तरह से समझिए ताकतवर देश कहने का क्या मतलब है, यूएस के सलाहकार बन गए, यूएस के फेवर में बात करने लगे, क्योंकि दूसरा जो ताकतवर देश था यूएसएसआर वो तो समाप्त हो गया। यहाँ पे सोवियत संघ जो था रूस, वो उस रूस को ना सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया। मतलब कि मजबूत तो वही था बाकी सब देशों में, तो इसका उत्तराधिकारी माना गया। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध में परिवर्तन हो गया। विश्व की राजनीति जो थी, पूरे विश्व में जो एक देश दूसरे देश के साथ जो संबंध था उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि एक बहुत बड़ी महाशक्ति की यहाँ पे समाप्ति हो गई थी जिसका नाम था संयुक्त सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी उदारवादी मतलब जो व्यवस्था थी उसका वर्चस्व हो गया। समाजवादी विचारधारा किसका था? यूएसएसआर का था। उस पे पूंजीवादी लोगों ने अटैक कर दिया, अपने विचारधारा को जमाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा मानने वाला देश कौन था? रूस था। तो उसका तो पतन हो गया। उसके समाप्ति के बाद यहाँ पे पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का शुरुआत हो गया। शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अब आप यहाँ पे देखिए शॉक थेरेपी भी इंपॉर्टेंट है। आगे के स्लाइड में मैं आपको शॉक थेरेपी समझाऊंगा कि शॉक थेरेपी क्या होता है। आघात करके उपचार करना, किसी को कष्ट देके फिर उसका उपचार करना क्या होता है? शॉक थेरेपी होता है। इसको मैं अभी आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया। उदारवादी लोकतंत्र का महत्व बढ़ा, लोकतंत्र का महत्व यहाँ पे बढ़ गया। तो ये सारे कुछ जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे आपको परिणाम में देखने को मिलेगा। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। अगला स्लाइड हमारा कहता है लोकतांत्रिक राजनीति और लोकतंत्रीकरण। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक राजनीति क्या है और लोकतंत्रीकरण से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है सीआईएस। देखिए वीवीआई पॉइंट रहेगा 1 नंबर के लिए और 2 नंबर के लिए। जितने भी मैं पॉइंट आपको वीवीआई समझा रहा हूं उसे तो आप बिल्कुल सही तरीके से याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जिसे हम स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल सीआईएस, जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहते हैं, 1991 में सोवियत संघ के जो पूर्व देश के बीच बनाया गया था। यह एक अंतर सरकारी संगठन था। देखिए जो सीआईएस है वो एक प्रकार का संगठन है, एक प्रकार का ग्रुप है, जो कब बनाया गया था? तो सोवियत संघ के पूर्व देशों के बीच। जब सोवियत संघ टूटने से पहले जितने भी देश थे इसके अंदर 15 के 15, जिसमें आर्मेनिया है, अजरबैजान है, बेलारूस है, एस्टोनिया है, जॉर्जिया है, काजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, लताविया है, लिथुआनिया है, मालदोवा है, रूस है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यूक्रेन है, उज्बेकिस्तान है। इन्हीं सभी देशों के बीच में जो एक संघ बनाया गया, एक अंतर सरकारी संगठन बनाया गया, इसे हम सीआईएस के नाम से जानते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहते हैं और हिंदी में इसे हम स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप बिल्कुल सही तरीके से याद रखिएगा कि सीआईएस क्या होता है, किन किन देशों के बीच बनाया गया। तो आपको मैंने बताया था कि 15 जो देश थे सोवियत संघ में, उनके टूट जाने के बाद वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अलग अलग देश के रूप में आए। और इससे पहले जो इनके बीच में एक संगठन बनाया गया था, अंतर सरकारी संगठन, उसी को हम सीआईएस अर्थात कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट के नाम से जानते हैं। हिंदी में आपको बोलना है स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल।
अगला पॉइंट हमारा कहता है सीआईएस के सहयोग एवं कार्य। सीआईएस का जो निर्माण हुआ तो इसके सहयोग और कार्य के बारे में जानना है कि सीआईएस किस प्रकार से इन 15 देश को हेल्प कर रहा था और इनके साथ कार्य कर रहा था। तो आइए शुरुआत करते हैं सीआईएस के सहयोग एवं कार्य के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है राजनीति क्षेत्र में सीआईएस जो बना, स्वतंत्र राष्ट्रों का जो राष्ट्रकुल बना, वो राजनीति के क्षेत्र में इनके मदद को कर रहा था। मतलब राजनीति मतलब पॉलिटिक्स में इनकी मदद कर रहा था। दूसरा पॉइंट है आर्थिक क्षेत्र में इनके इकोनॉमिकल सिस्टम को मजबूत करने में सीआईएस जो है वो काम कर रहा था। पर्यावरण क्षेत्र में काम कर रहा था। पर्यावरण का मतलब हो गया इन्वायरमेंट को सुधारने में, पर्यावरण से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं थी, पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी कार्य थे, उन सभी को सुधारने के लिए ये सीआईएस जो है वो कार्य कर रहा था। इसके अलावा मानवीय कार्य क्षेत्र में, मानव अर्थात इंसानों के जीवन को सुधारने में, इंसानों के जीवन को बेहतर बनाने में, रोजगार को बढ़ाने में, इंसान के डेली की जरूरतों को पूरा करने में, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादियों के देखभाल में सीआईएस अपना अहम भूमिका निभा रहा था। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्य क्षेत्र में हम सभी को पता है कि हर एक देश, हर एक क्षेत्र, हर एक राज्य में कुछ अपनी पर्सनल संस्कृति होती है। ऐसे ही उस समय के सोवियत संघ के अंदर मौजूद 15 देशों की जो अपनी संस्कृति थी, उनके क्षेत्र को सुधारने के लिए भी सीआईएस भरपूर काम करती थी। जो भी उनका लोकल संस्कृति था, जो भी उनका स्थानीय संस्कृति था, उनको सही तरीके से संभालने में सीआईएस सही तरीके से काम कर रहा था। तो ये हमारा सीआईएस के सहयोग एवं कार्य के बारे में था कि सीआईएस किस प्रकार से इन 15 देशों का नाम मैंने अभी बताया, बहुत बार बड़ा देश सब है तो बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आर्मेनिया से लेकर उज्बेकिस्तान तक की बात कर लेते हैं, तो इन सभी देशों में वो इन्हीं पॉइंटों के ऊपर काम कर रहा था, राजनीति के ऊपर, आर्थिक क्षेत्र के ऊपर, पर्यावरण क्षेत्र के ऊपर, मानवीय कार्य के क्षेत्र के ऊपर और सांस्कृतिक कार्य के क्षेत्र के ऊपर। ये सारी चीजें वो इन्हीं के ऊपर कर रहा था। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का इतिहास, मतलब सीआईएस। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है सीआईएस के बारे में? देखिए, हर पॉइंट को अगर आप बारीकी से समझेंगे ना, तो आपको इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगा, याद करने की जरूरत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमने सीआईएस के बारे में पढ़ा था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, हिंदी में स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। अब हम इसके कार्यों के बारे में जान लिए, अब हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण सीआईएस का निर्माण हुआ, स्वतंत्र राष्ट्र मंडल का निर्माण हुआ। तो 1991 की बात है। ये तो ज्यादातर जो चीजें टॉपिक्स हैं हमारे वो 1991 से ही चल रहा है। 1991 में सोवियत संघ को क्या कर दिया? भंग कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया, विघटित हो गया। और देखिए, सोवियत संघ जब विघटित हो गया, उसके बारे में मैंने बताया है कि यूक्रेन, रूस मिलके ये घोषणा किया था कि आज से अब सोवियत संघ खत्म हो चुका है। तो 1991 में सोवियत संघ को भंग कर दिया गया, जिसके कारण कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट सीआईएस की नींव पड़ी। यहां से शुरुआत होता है सीआईएस की, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का इतिहास जो है सीआईएस यहीं से शुरू होता है। सीआईएस के संस्थापक राज्यों में, मतलब सीआईएस को बनाने वाले राज्यों में, सबसे पहले नाम आता है बेलारूस का, उसके बाद आता है यूक्रेन का। याद रखिएगा, बेलारूस, रूस और यूक्रेन को ही सीआईएस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। मतलब सीआईएस को बनाने वाले देश के रूप में 3 देशों का नाम आता है, बेलारूस, रूस और यूक्रेन। सीआईएस की बैठकें जो हैं वो समय समय पर सीआईएस देशों की राजधानियों में आयोजित की जाती है। अब देखिए, सीआईएस अगर एक ग्रुप है, एक अगर सीआईएस संगठन है, तो इनकी जो बैठक होती है ना, वो सीआईएस से जुड़े देशों के राजधानियों के अंदर होती है। जैसे कि अब राज्य के प्रमुखों की परिषद, प्रधानमंत्री की परिषद और विदेश मंत्री की परिषद इसमें शामिल होती है। सीआईएस का जब भी मीटिंग होता है तो देश के, हर देश के प्रमुख जो है इसमें जाके अपना शामिल होते हैं और वहां पे वार्तालाप होता है। अब हम बात कर लेते हैं भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। भारत जैसे विकासशील देशों में, जैसे कि सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो इससे हमारे भारत देश पे क्या असर हुआ? भारत देश पे कुछ प्रभाव पड़ा था, भारत देश को कुछ समस्याएं हुई थी। तो देखिए, विकासशील देशों की घरेलू राजनीति में अमेरिका का हस्तक्षेप का अधिक अवसर मिल गया। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो सोवियत संघ विघटन होने के बाद
क्या हुआ कि अमेरिका का वर्चस्व जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अमेरिका जो है वो हर देशों में अपना उंगली करना शुरू कर दिया, उसके अंदर जाके अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, अपनी बातें करना शुरू कर दिया। कम्युनिस्ट विचारधारा को धक्का लगा। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के देश थे, साम्यवादी विचारधारा के देश थे, उनको काफी परेशानी हुआ, क्योंकि यहाँ पे उनका जो सुप्रीम लीडर था रूस, वो खत्म हो चुका था, विघटित हो गया था। तो यहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा के लोग जो है वो उस पे हावी होने लगे थे। विश्व के महत्वपूर्ण संगठन, जितने भी महत्वपूर्ण संगठन है, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इन सभी पर ना अमेरिका का प्रभुत्व हो गया। मतलब अमेरिका उस समय का सबसे शक्तिशाली देश बच गया था। तो जितने भी प्रमुख संगठन थे, उन सभी पर अमेरिका का प्रभुत्व जमा हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत एवं अन्य विकासशील देशों में नियंत्रण प्रवेश की सुविधा हो गई। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब हो गया एक ऐसा फैक्ट्री, एक ऐसा कंपनी जो कई सारे देशों में अपना व्यापार करता है। जैसे हम बात कर लें अपने रतन टाटा की, तो इनकी जो टाटा की कंपनी है वो तो कई सारे देशों में काम करता है। तो इनके काम करने से क्या होगा, विकासशील देशों में अनियंत्रित प्रवेश की सुविधा हो गई। जो देश जहां चाहे व्यापार कर सकता था, क्योंकि अमेरिका जो था वो तो पूंजीवादी विचारधारा को ही सपोर्ट करता था ना। मतलब पूंजीवादी विचारधारा का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा व्यापार करना। तो अलग अलग देशों में भी जाके आप व्यापार कर सकते थे। तो भारत जैसे विकासशील देशों में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम में अमेरिका का प्रभुत्व थोड़ा सा हो गया। जितने भी प्रमुख संगठन थे उस पे अमेरिका को कब्जा कर लिया। और यही सारे बहुत सारी बातें हैं जिसमें भारत को भी थोड़ा सा इसमें खामियाजा भुगतना पड़ा था। अगला पॉइंट हमारा कहता है एक ध्रुवीय विश्व। अब एक ध्रुवीय विश्व क्या था, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके पहले के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इसे बड़े ही ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट जो हमारा कहता है एक ध्रुवीय विश्व। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व क्या था। एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? तो विश्व में एक महाशक्ति का होना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले दो महाशक्ति था। एक हमारा यूएस था, दूसरा हमारा यूएसएसआर था। लेकिन जब 1991 के बाद इसका विघटन हो गया, उसके बाद पूरे विश्व में एक ही महाशक्ति बच गई, वो था अमेरिका। तो एक ध्रुवीय विश्व में पहला पॉइंट तो ये होगा कि एक महाशक्ति रह गई थी। दूसरा है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई पूरे दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ध्रुवीय विश्व रह गया। तीसरा पॉइंट है उस वक्त विश्व में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने वाला कोई देश भी नहीं था। जब दूसरी दुनिया का मतलब कि सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद अमेरिका को चुनौती देने वाला कोई शक्ति बचा ही नहीं। पहले तो ये था कि यूएसएसआर था, ये अमेरिका को चुनौती देता था। लेकिन अब जब ये खत्म हो गया, उसके बाद अमेरिका बिल्कुल अकेला शेर बन गया और वो अकेला मनमानी करने लगा। विश्व के जितने बड़े बड़े संगठन थे उसके गुलाम हो गए। इसके बाद है विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला हो गया, क्योंकि यूएसएसआर तो साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था चाहता था। लेकिन जब विश्व में अमेरिका का वर्चस्व आया तो फिर उसने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को बोलबाला मिलाया, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था यहाँ पे असफल हो गई थी। यूएसएसआर यहाँ पे असफल हो गया था। अमेरिका का सैन्य खर्च और सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता को इतना अच्छा माना गया और इतना अच्छा वाकई में था कि विश्व में कोई भी देश उसको चुनौती नहीं दे सकता था। उसकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई। आज के समय में देखिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सब कहाँ है? ये सब अमेरिका में है, यूएस में है। आज भी ये टेक्नोलॉजी को सबसे ज्यादा अपने अंदर कंट्रोल में रख रखा है। उस समय भी कुछ ऐसा ही था कि अमेरिका के अंदर उसकी जो सैन्य प्रौद्योगिकी थी, अर्थात सेना के पास जितने भी टेक्नोलॉजी थे, जितने भी हथियार थे, वो विश्व भर में सबसे बेहतर माना जाता था। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक जैसे जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, उन सभी पर अमेरिका का वर्चस्व हो गया। अमेरिका उसे अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया और ये भी उसी की गुलामी करने लगे। उसकी जींस किसकी? अमेरिका का। अमेरिका का कोक, अमेरिका का पेप्सी पूरे विश्व भर की संस्कृति पर हावी हो गया। आज भी आप देख लीजिए, हम भारत की अगर बात कर ले तो भारत में पेप्सी पीने वालों की संख्या देखिए, कोको कोला पीने वाले की संख्या देखिए। अब तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे इन सभी की संभावना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो पूरे विश्व के व्यापार में भी इसी का असर था।
अगला स्लाइड हमारा कह रहा है हथियारों के होड़ की कीमत। अब देखिए हमें ये पता है कि यूएस और यूएसएसआर जो है ये कैसे अपने हथियारों के जखीरों को जमा करने के लिए पूरी जोर लगा रखा था। एक तरफ यूएस भी वही काम कर रहा था, दूसरी तरफ यूएसएसआर भी वही काम कर रहा था। तो यहाँ पे यूएस और यूएसएसआर क्या कर रहे थे, ये यहाँ पे मतलब कि अपने हथियारों का जमावड़ा बढ़ा रहे थे, जकीरा बढ़ा रहे थे। अधिक से अधिक ये लोग अपने देश के अंदर और अपने दूसरे देश के अंदर भी ये क्या कर रहे थे, जब हथियारों को बहुत ज्यादा जमा कर रहे थे। अमेरिका जो है वो यूएसएसआर को दिखा रहा था कि भाई हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम महाशक्ति हैं। दूसरी तरफ यूएसएसआर जो है वो यूएस को दिखा रहा था कि हम बहुत बड़े महाशक्ति हैं। ये दोनों जो है वो हथियारों की होड़ में लग गए थे। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी थी। ये बात सही है कि यूएसएसआर ने मतलब सोवियत संघ ने यूएस को कड़ी टक्कर दिया हथियारों के मामले में, परंतु प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों के मामले में वो पश्चिमी देशों से पिछड़ गया। एक तरफ तो उसने हथियार बहुत अच्छा तरीके से जमा कर लिया, हथियार जमा करने के बाद फिर क्या हुआ, वो उसमें पीछे रह गया। उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में वह पश्चिम देशों से बहुत पीछे छूट गया। देखिए यहाँ पे यूएसएसआर के विघटन के कारण में भी ये महत्वपूर्ण माना जाता है कि जैसे जैसे इन्होंने यूएसएसआर ने अमेरिका के साथ टक्कर तो दिया, टक्कर देने कहने का मतलब है कि हथियारों के मामले में टक्कर तो दिया था, लेकिन और मामलों में अमेरिका आगे निकल गया। जैसे कि अमेरिका ने क्या किया, अपने देश में बम बारूद, हथियार इत्यादियों के साथ साथ अपने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, अपने यहाँ के उत्पादन को आगे बढ़ाया, अपने यहाँ के व्यापार को आगे बढ़ाया, जिस कारण से वह यूएसएसआर से आगे निकल गया। लेकिन यहाँ पे यूएसएसआर जो है वो अपने सभी पैसों का, रिसोर्सेस का, देश के इनकम का, वो सब पूरा खर्चा जो है वो हथियारों की होड़ में जमा कर दिया, सिर्फ और सिर्फ परमाणु बम बनाने में, परमाणु वेपन बनाने में, इन सभी चीजों में वो पैसे खर्च करने लगा। इसी कारण से भी यूएसएसआर जो है वो पीछे रह गया। अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ देश है। याद रखिएगा अफगानिस्तान के बारे में भी पढ़ना है इस चैप्टर में, और आपको अफगानिस्तान संकट के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, अफगानिस्तान चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ देश है। मतलब अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें किसी भी तरफ से कोई समुद्र का किनारा नहीं है, कोई झील का किनारा नहीं है, कोई नदी का किनारा नहीं है। वो चारों तरफ मतलब उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं वो चारों तरफ से बस जमीन से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान के संस्थापक का नाम है अहमद शाह और अहमद शाह दुरानी अब्दाली। आप दोनों नाम ले सकते हैं, अहमद शाह के नाम से भी जाना जाता है और अहमद शाह दुरानी के नाम से भी जाना जाता है। तो अफगानिस्तान के संस्थापक के रूप में अहमद शाह और अहमद शाह दुरानी दोनों नाम लिए जाते हैं। अब हम अफगानिस्तान के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो अफगानिस्तान को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अफगानिस्तान का संकट है ना वो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ की जमीन बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है। अगर हम अफगानिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ की जो जमीन है वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई खेती नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान का जमीन बिल्कुल बंजर है, अफगानिस्तान की जमीन पे खेती नहीं होती। यहाँ की जो जनसंख्या है, जो लगभग टोटल हिस्सा है आबादी का, उसमें 42% हिस्सा जो है वो पश्तून का है, याद रखिएगा। 27% हिस्सा ताजिक का है और कुछ हिस्सा उज्बेक और हजारा आदि है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अफगानिस्तान की जनसंख्या का 42% हिस्सा पश्तून है, 27% हिस्सा ताजिक है और कुछ हिस्सा उज्बेक और हजारा आदि के हैं। तो ये हमारा अफगानिस्तान के बारे में था। अफगानिस्तान के चारों तरफ जमीन है, वहां पे कोई समुद्र वगैरह नहीं है, इस कारण से भी आप कह सकते हैं कि वहां का माहौल जो है वो जमीन का वो उपजाऊ नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ के संस्थापक का नाम अहमद शाह या फिर अहमद शाह दुरानी अब्दाली के नाम से जान सकते हैं। यहाँ की जमीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं है, यहाँ पे खेती बिल्कुल नहीं होती। यहाँ की जनसंख्या का 42% हिस्सा पश्तून, 27% हिस्सा ताजिक और कुछ हिस्सा उज्बेक हजारा आदि के हैं। तो ये तो हमारा अफगानिस्तान के बारे में था।
अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान के संकट के बारे में। तो सन 1978 में 1978 की बात है, अफगानिस्तान की दाऊद खान की सरकार थी। कब? 1978 में। ये बात याद रखिएगा, 1978 में अफगानिस्तान में किसकी सरकार थी? दाऊद खान की सरकार थी। एक नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसने वहां की कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए, जिसे हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान के नाम से भी जानते हैं। एक नंबर में यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि पीडीपीए का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बताइएंगे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। 1978 की बात है, अफगानिस्तान की दाऊद की सरकार थी, जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए था। पीडीपीए पार्टी ने अफगानिस्तान की भूमि सुधार शुरू किया, जमीन को सुधारने की कोशिश की, जिसके तहत भूमि की एक अधिकतम सीमा को निर्धारित किया गया। मतलब वहां के लोगों को बताया गया कि इससे ज्यादा जमीन आप नहीं रख सकते हैं। किसने कहा था ये? दाऊद खान की सरकार। कब? 1978 में। सीमा निर्धारित किया गया। अधिक भूमि जिस भी व्यक्ति के पास थी, जिस भी व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन था, जो बहुत ज्यादा जमींदार था, जिसके पास जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा था, उससे जमीन को लेकर के, भूमि के लेकर के उस व्यक्ति को दे दिया गया जिसके पास कम भूमि था या फिर जिसके पास जमीन नहीं था। बड़े बड़े जमींदारों से जमीन का टुकड़ा हासिल करके उन व्यक्तियों को जमीन दिया गया जिनके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं था। भूमि सुधार के इस फैसले से वहां पर विरोध हुआ, लोगों ने सरकार के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। देखिए, दाऊद खान ने जो ये कदम उठाया, उसके खिलाफ वहां के लोग ही भड़क गए, वहां के लोग दाऊद खान के खिलाफ हो गए, वहां पे विद्रोह होने लगा और यहीं से अफगान संकट की शुरुआत हो जाती है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए अफगान संकट से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे 1978 में अफगानिस्तान के दाऊद खान की सरकार थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए से थे और पीडीपीए का फुल फॉर्म है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने भूमि सुधार को शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने क्या किया, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था उनसे जमीन को लेकर के जिनके पास जमीन नहीं था या जिनके पास कम था उनको देना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो ये काम किए तो उनका विरोध होने लगा, सरकार के खिलाफ लोग आ गए और यहीं से अफगान संकट शुरू हुआ। अफगान संकट दिसंबर 1979 से शुरू हुआ और फरवरी 1989 में समाप्त हुआ। याद रखिएगा, अफगानिस्तान संकट जो है वो 1979 मतलब 1979 से शुरू हुआ और 1989 तक चला था। अफगानिस्तान संकट एवं आक्रमण। अब क्या हुआ कि अफगानिस्तान में तो हमारे साथ ये सारी चीजें हो गई कि अफगान में संकट हो गया जब से ये भूमि सुधार का कार्यक्रम हुआ, जिसमें दाऊद खान की सरकार का नाम आता है पीडीपीए। इसके बाद है अफगानिस्तान का संकट एवं आक्रमण से क्या समझते हैं। तो देखिए, जब ये विरोध बहुत बढ़ गया, कौन सा विरोध? जमीन के सुधार वाला विरोध जब बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ, जो उस वक्त वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, रूस से इसकी दोस्ती थी, तो उससे मदद मांगी। अब सोवियत संघ ने क्या किया, 1979 में अफगानिस्तान में अपनी सेना को भेजा और तालिबान ने अल कायदा आतंकवादी संगठन जिसके प्रमुख ओसामा बिन लादेन थे उसको समर्थन दे दिया। यहां पे सोवियत संघ ने सबसे बड़ी गलती कर दी कि उसने अपने सेना को अफगानिस्तान भेज दिया। 24 दिसंबर 1979 में किसने? सोवियत संघ ने अपनी सेना को भेज दिया और 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिका दूतावास पर हमले हुए। इन हमलों के लिए अमेरिका ने अल कायदा को जिम्मेदार माना। जब अल कायदा को समर्थन मिल गया इधर से, तो वो अमेरिका के ही अलग अलग ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। अल कायदा के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू कर दिया। ये 5 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड के लिए VVI रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले साल भी पूछा गया था, इस साल को छोड़ के, मतलब वर्तमान साल को छोड़ के, अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है बोर्ड का उसको छोड़ के पिछले 2 साल से लगातार ऑपरेशन इनफाइनाइट पूछा जा रहा है। तो ऑपरेशन इनफाइनाइट क्या था? ऑपरेशन इनफाइनाइट 1998 में केन्या और तंजानिया में, ये जो दो देश है उसमें अमेरिका के जो दूतावास थे इस पर हमला हुआ। अमेरिका ने अल कायदा को इसका जिम्मेदार माना और अल कायदा के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच शुरू कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान पर मिसाइलों से हमला किया गया था। अमेरिका ने यहाँ पे अब अल कायदा के ऊपर मिसाइलों से हमला किया और 9/11 हमले के बाद अमेरिका सेना ने जब अल कायदा और तालिबान के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम को चलाया, ये दूसरा ऑपरेशन था। इसके परिणाम स्वरूप 2001 में अफगानिस्तान तालिबान की सरकार गिर गई। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार थी वो गिर गई और अफगानिस्तान संकट 1779 से 1789 का जो चल रहा था वो समाप्त हो गया। देखिए, 1779 और 1789 मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि अफगान संकट जो
वहां पे चल रहा था, 1779 में शुरू हुआ, 1789 में समाप्त हो गया। तो वो कैसे समाप्त हुआ? तो वो हुआ मतलब कि जो अमेरिका का ऑपरेशन था, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम, इसके माध्यम से 2001 में अफगानिस्तान तालिबान की सरकार गिर गई और वहां पे जो अफगानिस्तान संकट था 1779 से 1789 में, वो भी समाप्त हो गया। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है शॉक थेरेपी क्या है। शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉक थेरेपी, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा कि शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ जो है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना, किसी को तकलीफ देके और फिर उसका इलाज करना जो है वो शॉक थेरेपी कहलाता है। साम्यवाद के पतन के बाद, जब साम्यवादी विचारधारा का पतन हो गया, साम्यवादी विचारधारा का पतन का मतलब है सोवियत संघ का पतन हो गया, उसके बाद गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण परिवर्तन के मॉडल को अपनाने को कहा। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे वो क्या करने लगे, वो तो अमेरिका के फेवर में चले गए। तो इसके बाद उन्होंने जितने भी साम्यवादी गणराज्य थे या सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, उनको उन्होंने क्या कहा कि आपको अब इसके बाद पूंजीवाद मॉडल को अपनाना पड़ेगा। पूंजीवाद मॉडल को अपनाना पड़ेगा। और पूंजीवाद मॉडल को अपनाने का क्या मतलब था कि पहले तो वो साम्यवादी थे, पहले तो वो समाजवादी थे, लेकिन अब पूंजीवादी मॉडल को अपनाने का मतलब है कि उन्हें पहले आघात दिया गया, फिर उनका उपचार किया गया। इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। यही हमारा शॉक थेरेपी कहलाता है। 3 नंबर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे शॉक थेरेपी की विशेषताओं के बारे में कि शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या ऐसी खूबियां थी शॉक थेरेपी में जिसके कारण इसे इतना अच्छा समझा जाता है या बुरा समझा जाता है। ये आप इनके पॉइंट्सों के माध्यम से पता कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मिल्कियत। मिल्कियत का मतलब होता है मालिकाना, जो इस चीज जिस चीज का मालिक होता है। तो मालिकाना का जो प्रमुख रूप था वो निजी स्वामित्व था, मतलब प्राइवेटीकरण था, प्राइवेट लोगों के हाथ में था। राज्य की जितनी भी संपदा थी, जितनी भी सरकार की संपत्ति थी, वो निजी हाथों में थी, उस पे सरकार का कोई आधिपत्य नहीं था। दूसरा पॉइंट है सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदल दिया गया। सामूहिक फॉर्म मतलब जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म थे, जितने भी जिन फॉर्मों पर, जिन जमीनों पर सरकार का आधिपत्य हुआ करता था, उस पे अब निजी फॉर्मों का हक होने लगा, मतलब प्राइवेट लोगों का हक होने लगा। तीसरा पॉइंट है पूंजीवादी पद्धति से खेती किया जाने लगा, मतलब खेती भी जो था, जो एग्रीकल्चर था, जो किसानी था, वो भी पूंजीवाद व्यवस्था के अंतर्गत चला गया, मतलब अब उसे भी प्राइवेट लोगों के हाथ में छोड़ दिया गया। इसके अलावा मुक्त व्यापार की स्थापना अपनाया गया, मतलब मुक्त व्यापार कहने का मतलब है कोई भी एक देश दूसरे देश में आसानी से व्यापार कर सकता था। इसके अलावा मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, पैसों का, करेंसी का, यहाँ पे मुद्रा का मतलब है करेंसी। इसके अलावा पश्चिम देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, जितने भी अमेरिकन कंट्री थे, अमेरिका के आसपास के कंट्री थे, इनसे सभी लोग जुड़ना शुरू कर दिए, क्योंकि महाशक्ति के रूप में तो अमेरिका ही बचा हुआ था। इसके अलावा पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ जितने भी बड़े बड़े संगठन थे, चाहे वो IMF हो जाए या फिर वर्ल्ड बैंक हो जाए, उन्होंने कहा जिन देशों ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया है उन्हीं को स्वीकार किया जाएगा, उन्हीं को मदद दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी देश बच गए उनको दरकिनार कर दिया गया, किनारा कर दिया गया। अगला पॉइंट हमारा कहता है शॉक थेरेपी के परिणाम। तो शॉक थेरेपी के परिणाम को जान लेते हैं। जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया तो इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरी तरह से रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, जितने भी रूस के अंदर व्यापार थे, बिजनेस था और उद्योग था, वो सभी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, सभी चरमरा गया। रूस के अंदर जो पैसा चलता था रूबल, उसमें गिरावट हो गई। समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी, जो रूस ने, सोवियत संघ जिस सोच को लेके बनाया था, वो व्यवस्था नष्ट हो गई। गरीबों के उत्थान के लिए जो चीजें बनाई गई थी वो सब खत्म हो गया। सरकारी रियायत खत्म हो गई, सरकार गरीब हो गया, मतलब कि जब सरकार के पैसों की ही वैल्यू घट गई तो सरकार के पास पैसे ही नहीं था। 90% उद्योगों को निजी हाथों और कंपनियों को कम दामों में, सस्ते दामों में, औने पौने दामों में बेच दिया गया, जिसे इतिहास की सबसे बड़ा गैराज सेल कहा जाता है। 1 नंबर के लिए प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। गैराज सेल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जब
रूस के अंदर या फिर रूस के और भी देशों के साथ शॉक थेरेपी को अपनाया गया, तो शॉक थेरेपी अपनाने के बाद पूंजीपति वर्गों के हाथ में वहां के 90% उद्योगों को बेच दिया गया, कंपनियों को औने पौने दाम में बेच दिया गया, जिसे इतिहास का सबसे बड़ा गैराज सेल कहा जाता है। आर्थिक विषमताएं बढ़ गई, लोगों की दूरियां बढ़ गई, गरीबी बढ़ गया, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, अर्थात खाने की चीजों के भी भाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। माफिया वर्ग का उदय हुआ। माफिया मतलब होता है गुंडे वर्ग का उदय हो गया। अमीर और गरीब के बीच तीखा विभाजन हो गया, गरीब गरीब हो गया, अमीर अमीर हो गया, जिससे इनके अंदर का जो समस्या था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कमजोर सांसद एवं राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां, जिसके सत्तावादी राष्ट्रपति शासन हो गया, मतलब वहां पे जो सरकार थी वो कमजोर हो गया। राष्ट्रपति के मतलब शक्ति, जब उन्होंने देखा कि राज्यों में सब कुछ सही तरीके से चल ही नहीं रहा है, तो वहां पे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन लेके बैठ गए। और इस तरह से कई सारे ऐसे परिणाम हैं जो शॉक थेरेपी के परिणाम के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, शॉक थेरेपी के रूप में सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो रूस को हुआ। रूस को इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। अगला पॉइंट हमारा कहता है गैराज सेल क्या है। गैराज सेल भी जो है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। शॉक थेरेपी ने उन पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। शॉक थेरेपी से क्या हुआ कि पूर्व के एशियाई देश जितने भी थे उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, जिसमें पहले साम्यवादी शासन थी। रूस का पूरा राज नियंत्रण औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस के अंदर जितने भी उन्होंने उद्योग वगैरह ले रखे थे वो सारा ढांचा चरमरा गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों और कंपनियों में बेच दिया गया। जितने भी वहां के उद्योग थे उसमें से 90% उद्योग जो थे वो औने पौने दामों में, कम दामों में बेच दिया गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक क्रांति के बजाय बाजार की ताकतों पर रही थी, मतलब कि प्राइवेटीकरण, निजीकरण के हाथों में चला गया। इसीलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। सारे जितने भी उद्योग थे ना वो बिल्कुल नस्नो नाबूद हो गए, खत्म हो गया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गैराज सेल के नाम से जाना जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई रहेगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गैराज सेल किसे कहते हैं तो आप बताएंगे शॉक थेरेपी जो अपनाया गया, इससे पूर्वी एशियाई देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई, जिसमें साम्यवादी शासन था, जो समाजवादी विचारधारा पे चलते थे, जो यूएसएसआर के साथ थे, पूरा नियंत्रण गड़बड़ हो गया, औद्योगिक ढांचा चमड़ा गया, वहां के 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया और फिर उद्योग के जो पावर थे वो निजी हाथों में चला गया। इसे हम उद्योगों को मटिया मेट होना कहते हैं और इसे ही इतिहास का हम सबसे बड़ा गैराज सेल के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है गैराज सेल जैसी हालत उत्पन्न होने के क्या कारण थे। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण पूरे समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था विचारधारा वाले देश में गैराज सेल जैसी हालत उत्पन्न हो गई थी। तो देखिए महत्वपूर्ण उद्योग जितने भी थे ना, जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे, जितने भी महत्वपूर्ण उद्योग थे, उनकी कीमत कम से कम करके उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। मतलब जिसकी कीमत करोड़ों में थी, जिसकी कीमत उस समय अरबों में थी, उसे लाखों और हजारों के दामों में नजदीकी लोगों को, प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया। इसी कारण से वहां पे गैराज सेल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अगला पॉइंट हमारा कहता है हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे। मतलब वहां पे जो बोली लग रही थी इन कंपनियों का, इन उद्योगों का, तो वहां पे सभी नागरिक जो थे, वहां के जो सिटीजनशिप थे, उन सभी को पत्र दिया गया कि आप भी आके इसमें बोली लगा सकते हैं। लेकिन आप सोचिए ना कि सभी के पास पैसे होते हैं क्या? सभी तो एक समान नहीं थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र जो है वो काला बाजारियों के हाथों बेच दिया ताकि उन्हें धन की जरूरत थी। जो पहले से गरीब थे उन्होंने क्या किया, दलालों के हाथ से, पैसे वालों के हाथ से अपने पत्र को बेच दिया और इन्हीं पत्रों का फायदा उठाकर पूंजीपति वर्गों ने सभी उद्योगों को कम दाम में, औने पौने दाम में खरीद लिया। तो ये भी एक गैराज सेल की स्थिति उत्पन्न होने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। तीसरा पॉइंट कहता है रूसी मुद्रा जो रूबल था उसके मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। नाटकीय ढंग से गिरावट आने का क्या मतलब है? नाटकीय ढंग से गिरावट होने का मतलब है कि अचानक से जो रूबल थी ना उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई, इतना ज्यादा उसका वैल्यू कम हो गया, इतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ कम हो गया कि रूबल को पूरे विश्व भर में वैल्यू ही खत्म हो गई। रूबल का वैल्यू इतना कम हो गया जिसे हम मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं।
मतलब पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाना, लोगों की जमा पूंजी जाती रही कि मतलब जितने भी उनके पास बैंक बैलेंस थे, जितने भी उनके पास पैसे थे, वो सब बिल्कुल रातों रात खत्म होने लगे। तो ये हमारे गैराज सेल के हालत जो हो रहा था, उसके प्रमुख कारण थे। इसके अलावा हमारा है संघर्ष एवं तनाव का क्षेत्र। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीवीआई पॉइंट रहेगा कि संघर्ष और तनाव के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो आप बताएंगे पूर्व सोवियत संघ जो था, जो पहले सोवियत संघ था, जो 1991 में विघटित होकर टूट गया था, उसके अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अब देखिए, जितने भी देश टूट के बाहर हुए थे, उनके अंदर खुद ही संघर्ष चल रहा था। इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी भी बढ़ गई। हालांकि यहाँ पे तो आपको पता है, एक तरफ यूएस, दूसरी तरफ यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का विखंडन हो गया तो एक ही महाशक्ति बच गई, और ये महाशक्ति जो है वो हर एक देश को अपने कंट्रोल में रखने का कोशिश कर रहा था। यही कारण था कि सोवियत संघ के विघटन होने के बाद जो 15 अलग गणराज्य बने थे, उन गणराज्यों में भी बाहरी ताकतों का दखल अंदाजी बढ़ गया था। रूस के दो गणराज्यों जैसे चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चल रहा था। यहाँ के लोग जो हैं वो आपस में ही बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने में बिजी थे, बहुत ज्यादा घरेलू हिंसा कर रहे थे। चेकोस्लोवाकिया दो भागों में, चेक तथा स्लोवाकिया में बट गया था। यहाँ पे ये जो संघर्ष का क्षेत्र कहने का क्या मतलब है, संघर्ष का कहने का मतलब है कि आपस में ही लोग जो है वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, वो आपस में ही लड़ना शुरू हो गए थे, जगहें आपस में बट रही थी, राज्यों के अंदर बाहरी शक्तियों का दखल अंदाजी हो रहा था। इससे तनाव और संघर्ष के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही थी। अगला पॉइंट हमारा कहता है अरब स्प्रिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग से क्या समझते हैं, देखिए 21वीं शताब्दी के पश्चिम एशियाई देशों में लोकतंत्र के लिए विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन शुरू हुए। इसी आंदोलन को हम क्या कहते हैं, अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अरब स्प्रिंग से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे 21वीं शताब्दी में पश्चिम एशियाई के जितने भी देश थे, उसमें लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए, जनता के द्वारा शासन सत्ता को लाने के लिए क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग विरोध करने लगे और आंदोलन शुरू हो गया। इसी आंदोलन को हम क्या कहते हैं, अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत जो है ट्यूनिसिया में 2010 में मोहम्मद बouazizi के आत्मदाह के साथ हुआ था। एक नंबर में याद रखिएगा, ये प्रश्न काफी पूछा जाता है और हमारे यूट्यूब पे कमेंट करके भी बच्चे पूछते हैं कि मोहम्मद बouazizi कौन थे। तो देखिए, ट्यूनिसिया में 2010 में मोहम्मद बouazizi ने आत्मदाह कर लिया था, मतलब खुद को जला लिया था। इसकी आग की लपेटें मोहम्मद बouazizi के शरीर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल गई, जिसमें अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, यमन, ये सब इस आत्मदाह के बाद भड़क गए, जो शीघ्र ही पूरे अरब लीग एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। पूरे अरब के एम्पायर में इस मोहम्मद बouazizi के आत्मदाह की खबर पहुंच गई। इसे विरोध प्रदर्शन होने लगे और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई देशों के शासक जो थे, जो राजा थे, उनकी सत्ता जो थी वो हट गया, वो खत्म हो गया, उनको अपने गद्दी से हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसे ही हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। अरब स्प्रिंग में आपको दो चीजें बहुत याद रखना है। एक तो किसका आत्मदाह हुआ था, तो मोहम्मद बouazizi कहाँ का रहने वाला था, ट्यूनिसिया का रहने वाला था। कब किया था इसने, 2010 में किया था। कौन कौन से देश में इसकी लपटें पहुंची, अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, यमन, ये सारे जो देश थे इससे प्रभावित हुए थे। सीरिया, अल्जीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को तथा इजराइल में भारी जन विरोध हुआ। जनता ने इसका बहुत विरोध किया। तो वहीं पे हम अगर मैरितानिया, ओमान, सऊदी अरब, पश्चिमी सहारा, फिलिपिस्तीन को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सब जगहों में भी ये सारी बातें फैल चुकी थी। मोहम्मद बouazizi के आत्मदाह की बातें इन सभी जगहों पर भी पहुंच चुका था। हालांकि यह क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी, परंतु इसके विरोध प्रदर्शन और तौर तरीके जो थे, इसमें कई सारी समानताएं थी, कई तरह की चीजों जो थी वो बिल्कुल समान था। जैसे हड़ताल करना, हड़ताल करना इसी सारे देशों का एक लक्ष्य
मार्च था, मार्च निकालना, रैली करना। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर अरब स्प्रिंग के मुख्य वजह की बात की जाए तो वहां की जनता, वहां की सरकार से असंतोष था, आर्थिक असमानता थी। मतलब जो सरकार वहां पे था ना, उससे जनता वहां की खुश नहीं थी, जनता उसको पसंद नहीं कर रही थी। इसी कारण से वहां पे इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा क्या हुआ, तानाशाही बहुत ज्यादा था, मतलब राजा जो चाहता था वही करता था। मानव अधिकार उल्लंघन होता था, इंसानों की वैल्यू नहीं थी, जनता के अपने अधिकारों का वैल्यू नहीं मिलता था। राजनीतिक भ्रष्टाचार था, करप्शन था, बहुत ज्यादा घुसखोरी था, बेरोजगारी था, वहां पे लोगों के पास काम नहीं था, बदहाल अर्थव्यवस्था था, बहुत ही दिक्कत के साथ ये अपना जीवन बिता रहे थे। ये सब प्रमुख कारण है यहाँ पे इसके है यहाँ पे अरब अरब स्प्रिंग होने के। अब हम इनके विरोध के प्रदर्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इनके विरोध के प्रदर्शन करने का तरीका कैसा था। यहाँ पे हमने पूरा डिटेल्स पढ़ लिया है अरब स्प्रिंग के बारे में। अब अरब स्प्रिंग में जो लोग विरोध कर रहे थे वो किस प्रकार से कर रहे थे, तो लोग हड़ताल वगैरह कर रहे थे, धरना कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, रैली कर रहे थे। इन तमाम तरीकों के साथ लोग अरब स्प्रिंग के अंदर अपने बातों को रखने का प्रयास कर रहे थे। अब हम बात करेंगे विरोध के कारण के बारे में कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसके कारण जनता जो है इस प्रकार से विरोध करना शुरू कर दिया। तो पहला तो है जनता का असंतोष। जनता जो है वो अपने शासक से, अपने राजनेता से खुश नहीं था। उससे इस बात का काफी असंतोष था कि वहां के जो लोग हैं वो जनता को राजा के द्वारा सही तरीके से गाइड नहीं किया जाता, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं दिया जाता। दूसरी बात, गरीबी बहुत थी वहां पे। अब जब नौकरी नहीं होगा, बेरोजगारी होगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि गरीबी बढ़ेगी। तानाशाही थी। तानाशाही का मतलब है कि राजा जो चाहता था निरंकुश शासन करता था, उस पे किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं था। वो अपने मन से, अपने विचार से, अपने बिना किसी की राय लिए बिना वो शासन करता था। इसके अलावा है मानव अधिकार का उल्लंघन। इंसानों के मौलिक अधिकार की कोई इज्जत नहीं थी, वो उनकी कोई कद्र नहीं करता था। बिना मौलिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए राजा वहां पे निरंकुश शासन करता था। भ्रष्टाचार बहुत था। विरोध के कारण में सबसे इंपॉर्टेंट है भ्रष्टाचार, क्योंकि वहां के जो नेता वगैरह थे, वहां के जो ऑफिसर थे, जो वहां के शासक थे, उनके अंदर करप्शन बहुत भरा हुआ था, वो घुसखोर बहुत थे, वो जनता को लूटने का काम करते थे। तो ये सब कारण है। साथ ही साथ बेरोजगारी महत्वपूर्ण है। जब नौकरी नहीं होगा तो बैठे बैठे, वो कहते हैं ना, खाली मन शैतान का। तो ऐसा ही कुछ हाल था वहां के लोगों का। जब उनके पास नौकरी नहीं थी तो वो बैठे बैठे अपने आप को, मतलब कहिए कि माफिया से जोड़ रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, चोरी वगैरह कर रहे थे, क्योंकि पेट चलाने के लिए तो हर इंसान कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो ये सब कारण थे वहां पे विरोध होने का। अरब स्प्रिंग के अंदर जो जनता का असंतोष था, ये सब प्रमुख कारण के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्रथम खाड़ी युद्ध, फर्स्ट गल्फ वार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि किसी न किसी रूप में फर्स्ट गल्फ वार को पूछा ही जाता है। देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध जो है, जिसे हम गल्फ वार कहते हैं, वो 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा, 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 के बीच में जो लड़ा गया है, इसे हम फर्स्ट गल्फ वार कहते हैं। देखिए, सेकेंड गल्फ वार भी हुआ है, इसीलिए आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट गल्फ वार वाले को आप ध्यान से इसके डेट वगैरह याद रखिएगा, और सेकेंड गल्फ वार वाले के भी डेट को याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि खाड़ी युद्ध में 34 संयुक्त देशों और इराक के बीच में हुआ था। ध्यान से देखिए, 34 देश एक तरफ था और इराक अकेला एक तरफ था प्रथम खाड़ी युद्ध में। 1990 में इराक में कुवैत पर हमला करके उसे कब्जा कर लिया था। ये ध्यान से देखिएगा, 1990 में इराक ने क्या किया, कुवैत पे हमला करके उस पे कब्जा कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया था। इराक ने कुवैत पर हमला करके उसके खनिज और उसके तेल भंडार जितने भी थे उसको हथिया लिया था। किसने? इराक ने। किसके? कुवैत के। प्रथम खाड़ी युद्ध का यह उद्देश्य था कि इराक से कुवैत को आजाद करवाना, क्योंकि जिस तरह से गलत तरीके से इराक ने कुवैत पे हमला करके उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था, तो ये पूरे विश्व के लिए
ये एक गलत संदेश जा रहा था। इसीलिए एक तरफ 34 संयुक्त देशों ने इराक के खिलाफ वो मतलब कि मोर्चा खोल दिया, और फिर यही युद्ध जो है, जो कुवैत को आजादी दिलाने के लिए किया गया था, 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 के बीच में लड़ा गया। तो इसे ही हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। क्या कहता है द्वितीय खाड़ी युद्ध, सेकेंड गल्फ वार क्या है? तो देखिए, सेकेंड गल्फ वार के बारे में समझ लेते हैं। सेकेंड गल्फ वार क्या होता है? तो देखिए, प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब द्वितीय खाड़ी युद्ध जो है वो 19 मार्च 2003 को लड़ा गया था। याद रखिएगा, 19 मार्च 2003 को सेकेंड गल्फ वार लड़ा गया था। द्वितीय खाड़ी युद्ध जो है वो अमेरिका और इराक के बीच में हुआ था। द्वितीय खाड़ी युद्ध अमेरिका और इराक के बीच में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। द्वितीय खाड़ी युद्ध में 40 देशों से भी ज्यादा देश शामिल थे। पहले खाड़ी युद्ध में कितने? 34 देश एक तरफ थे और एक देश अकेला दूसरी तरफ था। द्वितीय खाड़ी युद्ध में 40 देश से भी ज्यादा देशों के बीच में ये द्वितीय खाड़ी युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमेरिका असफल रहा था, हार गया था। इस युद्ध में इराक की आम जनता अमेरिका के खिलाफ भड़क उठी थी। जब देश की आम जनता किसी के खिलाफ भड़क जाए तो समझिए वहां पे जो भी दुश्मन देश होगा उसकी हार होगी ही होगी। और अमेरिका इतना मजबूत होने के बावजूद भी यहाँ पे हार गया, जिसमें अमेरिका के लगभग लगभग 3000 सैनिक मारे गए थे। पूरे कुल 3000 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, अमेरिका के सैनिकों की। तो इस युद्ध का पहला उद्देश्य तो था इराक में मौजूद तेल भंडार पर कब्जा करना, और दूसरा उद्देश्य था इराक में अमेरिकी अपने मन से मनचाहा सरकार को स्थापित करे। इसमें क्या हुआ, अमेरिका ये चाहता था कि इराक के जितने भी तेल भंडार थे ना, उस पर कब्जा कर ले और उसके बाद वहां पे अपना मनचाहा सरकार स्थापित कर दे, ताकि वो अपने हिसाब से उस देश में शासन सत्ता को हासिल कर सके। खाड़ी युद्ध के कारण के बारे में, तो देखिए, खाड़ी युद्ध के मुख्य रूप से दो कारण थे। याद रखिएगा, खाड़ी युद्ध के दो कारण मुख्य रूप से जाने जाते हैं। पहला तो है, खाड़ी युद्ध का पहला कारण कुवैत को इराक से आजाद कराना था, इसलिए प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था। दूसरा है, खाड़ी युद्ध का दूसरा कारण इराक में मौजूद तेल भंडार पर कब्जा करना और वहां पे अपने मनचाहा सरकार को स्थापित करना था। ये है खाड़ी युद्ध के दो कारण, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाल्कन क्षेत्र और बाल्टिक क्षेत्र भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। बाल्कन क्षेत्र को समझ लेते हैं। बाल्कन गणराज्य जो है वो यूगोस्लोवाकिया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया था। कई प्रांतों में मतलब है कि अलग अलग भागों में टूट गया था, जिसमें शामिल ऑस्ट्रेलिया, हार्गेविया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया अपने स्वतंत्रता को घोषित कर दिया। उसने कह दिया कि मैं अब स्वतंत्र देश हूं, स्वतंत्र राज्य हूं। तो ये हमारा बाल्कन क्षेत्र है। बाल्कन क्षेत्र में याद रखिएगा, यूगोस्लोवाकिया गृह युद्ध के कारण, जो अंदर में अपने देश के अंदर ही जो युद्ध चल रहा था, उसके कारण यूगोस्लोवाकिया कई भाग में बट गया, कई अलग अलग क्षेत्रों में टूट गया, जिसमें बॉस्निया, हार्गोवेनिया, स्लोवानिया, क्रोएशिया जो जगह थे वो खुद को स्वतंत्र देश के रूप में बता रहे थे। वहीं पे दूसरा है बाल्टिक क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र के अलावा बाल्टिक क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है। बाल्टिक क्षेत्र के ल्यूथोनिया में मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य भी बन गए और 2004 में नाटो में शामिल हो गए। तो ये हमारा बाल्टिक क्षेत्र है, ये भी दो दो नंबर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा कहता है मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया के बारे में जान लेते हैं। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। याद रखिएगा, मध्य एशिया जो सेंट्रल एशिया था, इसमें ताजिकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध चल रहे थे। आपसी घरेलू युद्ध ही चल रहे थे इन जगहों पे। मध्य एशियाई गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार थे, बहुत ज्यादा पेट्रोल के कुएं वगैरह थे।
खाई में से कुएं में से पेट्रोल निकल रहा था। इस कारण से इस क्षेत्र पर ना जितने भी बाहरी ताकतें थी, तेल कंपनियां थी, वो प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बना रही थी। मतलब अब देखिए, जहां पे संसाधन बहुत ज्यादा होता है ना, जहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होता है ना, वहां पे बाहरी देशों का बहुत ज्यादा ध्यान होता है, कैसे भी करके हम इन्हें कब्जे में ले ले और यहाँ से हम फायदा कमाएं। तो ये सारी चीजें थी, क्योंकि वहां पे पेट्रोल का बहुत बड़ा संसाधन था, तो ज्यादातर देश उस पे अपना नजर गड़ा रखा था। अगला पॉइंट हमारा कहता है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। पूर्व साम्यवादी देश और भारत का क्या मतलब है? पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। रूस के साथ तो विशेष रूप से बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। रूस के साथ भारत का हमेशा से अच्छा संबंध रहा है। रूस भारत का मित्र देश के रूप में जाना जाता है, और दोनों का जो सपना है ना, वो बहुध्रुवीय विश्व का है। भारत का और रूस का दोनों का सपना जो है वो बहुध्रुवीय विश्व के रूप में जाना जाता है। दोनों देश जो है, कौन, रूस और भारत, वो सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण तथा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इन्हीं कारणों से इन दोनों देश में काफी प्रगाढ़ संबंध है। प्रगाढ़ संबंध कहने का मतलब है काफी मजबूत संबंध है, क्योंकि दोनों देश जो है वो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर मिलजुल के काम करता है। दोनों देश के अंदर ये सारे पॉइंट्स में काम किया जाता है, इसलिए ये लोकतंत्र में विश्वास रखने के कारण दोनों देश के बीच में इतनी गहन मित्रता के रूप में देखा जाता है। 2001 की अगर बात करें तो भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। देखिए, ये छोटी बात नहीं है, 80 द्विपक्षीय समझौतों पर भारत और रूस के द्वारा हस्ताक्षर किया गया। भारत जो है वो रूसी हथियारों का खरीदार भी है। रूस के अंदर जो भी हथियार बनते हैं उसका खरीदार भी है। कौन है? भारत। रूस से तेल आता है हमारे भारत में। परमाणविक योजना, मतलब कि परमाणु से जुड़ा हुआ योजना, अंतरिक्ष योजना में रूस की मदद होती है भारत के लिए। भारत को बहुत ज्यादा मदद मिलता है रूस के माध्यम से। ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ जो एनर्जी का सप्लाई है, इसे बढ़ाने का भी कोशिश किया जा रहा है। गोवा में दिसंबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस भारत के बीच में 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और उसके लक्ष्यों की प्राप्ति पे बल दिया गया है। अभी जो हाल फिलहाल में 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स के बारे में भी मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बना के समझा रखा है। यदि आपने ब्रिक्स के बारे में नहीं पढ़ा तो एक बार जरूर जाके वीडियो को देखें। तो अभी जो रूस और भारत के बीच में सम्मेलन हुआ ब्रिक्स में, तो ये गोवा में हुआ था 2016 में। तो इसमें भारत के जो प्रधान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जो वहां के सुप्रीमो है, उनके बीच में कई सारे मुद्दों पर बात हुआ है, जिसमें रक्षा के ऊपर बात हुआ है, आतंकवादी के ऊपर बात हुआ है, परमाणु ऊर्जा के ऊपर बात हुआ है, अंतरिक्ष अभियान के ऊपर बात हुआ है। ये सारे चीजों के ऊपर वहां पे बल दिया गया है। इस प्रकार से आपका ये जो पूरा चैप्टर है यहाँ पे समाप्त हो गया। पूरा चैप्टर के जितने भी डिटेल्स थे वो सही तरीके से समझा दिए गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको भी सारे डिटेल्स समझ में आ गए होंगे। हालांकि अगर नहीं आए तो आपको वीडियो रिपीट करना जरूरी है, और वीडियो को रिपीट करके आप इन सभी वीडियोस को देखें। इससे आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे दो ध्रुवीयता के अंत के बारे में पूरे चैप्टर में डिटेल्स में बताया गया है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।